देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में मैं आज बात करूंगी उस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की जो 76 साल पहले, वो विभीषिका जो 76 साल पहले भारत के लोगों ने सही थी। 76 साल बाद भी उस विभाजन का दंश आज भी ये दर्द देश देख रहा है। 76 साल पहले आज के ही दिन भारत के दो टुकड़ों का, जी हां, भारत का विभाजन हुआ था। भारत को धर्म के नाम पर बांटा गया था। मतलब भारत का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नया मुल्क बनाया गया। भारत का विभाजन कैसे हुआ, विभाजन की कल्पना ने कैसे देश को नरसंहार की आग ने झोंक दिया, कुछ कहानियां आज आपके सामने रखूंगी। आपको बताऊंगी कि कैसे एक शख्स जिसे ना भारत का इतिहास पता था, ना भारत का भूगोल पता था, ना ही वो भारत की संस्कृति जानता था, उसने भारत का पूरा नक्शा खींच दिया। बताऊंगी बंटवारे से पहले जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे और बंगाल के हिंदुओं का नरसंहार होना। भारत का विभाजन आखिर क्यों हुआ, गलती किसकी थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन में क्यों राम मनोहर लोहिया लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की सत्ता लोलुपता ने भारत का बंटवारा किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। हम करेंगे चर्चा, विभाजन विभीषिका का गुनहगार कौन। प्रधानमंत्री ने कैसे विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अखंड भारत की एक तस्वीर के साथ। जिस वक्त भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई, 1857 का वो वक्त, 1947 के विभाजन से पहले का हिंदुस्तान, वो अखंड हिंदुस्तान की तस्वीर इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। भारत का क्षेत्रफल आज से 3 गुना ज्यादा यानी कि 90 लाख वर्ग किलोमीटर का था। वो साल 1857 का था। करीब 90 साल के बाद 1947 में भारत को जब दो हिस्सों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान दो मुल्कों का सृजन हुआ। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल घटकर 33 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया। 14 अगस्त 1947 से पहले भारत कुछ ऐसा दिखाई देता था। हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर आगे ईस्ट पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश के तौर पर आज के तारीख में जाना जाता है, वो कैसे भारत वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में बंटकर रह गया। भारत की सीमा जो ईरान से शुरू होती थी और पूर्व में म्यांमार तक जाती थी, लेकिन भारत की आजादी से एक दिन पहले भारत के दो टुकड़े किए गए। बंटवारे की जिम्मेदारी थी रेडक्लिफ की। सर रेडक्लिफ कहा जाता था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया था। रेडक्लिफ को ही भारत के सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी दी गई। यह वही शख्स था जो भारत को जानता ही नहीं था, जिसने भारत का दौरा तक नहीं किया था तब तक। रेडक्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान की यह सीमा रेखा खींची, जिसे आज भी रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये लाल निशान, ये 2 लाइनें जो आप देख रहे हैं, ये वही लाल लाइन है जिसे रेडक्लिफ ने खींची। उस वक्त बंटवारा हुआ और यह बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया, यानी जहां ज्यादा मुसलमान थे वो हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया और जहां हिंदू आबादी ज्यादा थी वो हिस्सा भारत में रह गया। ये कहने की बात थी, आगे समझाऊंगी मैं क्यों कह रही हूं ये कहने की बात थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहां पर हिंदू आबादी थी उसे पाकिस्तान के हवाले किया गया। वो हिस्सा पंजाब का जिसमें एक बहुत बड़ी हिंदू आबादी थी, वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान जिसे आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान बंगाल का वो हिस्सा था जिसे धर्म के आधार पर बांटा गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी भी भारत आए। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन इस बंटवारे के दौरान रेडक्लिफ ने भारत के साथ बड़ी नाइंसाफी की थी। उस नाइंसाफी की कहानी आपके सामने रखती हूं। पाकिस्तान की मदद की थी उसने इस बंटवारे में भी, और ये बातें खुद जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर की किताब स्कूप ऑफ इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम पार्टीशन टू द प्रेजेंट किताब में ये लिखी गई है। इसमें रेडक्लिफ ने यह माना कि उसने बंटवारे के दौरान पक्षपात किया। इसके लिए रेडक्लिफ ने उदाहरण भी सामने रखे। रेडक्लिफ ने कहा कैसे लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया गया।
रेडक्लिफ ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि लाहौर में हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे, साथ ही ज्यादातर प्रॉपर्टी भी हिंदू और सिखों की ही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये शहर पाकिस्तान को क्यों दिया गया। इस पर जब उनसे प्रश्न पूछा गया, भारत में बंटवारे की लकीर खींचने वाले रेडक्लिफ ने कहा कि नियम के मुताबिक लाहौर को भारत का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था। आप जरा अंदाजा लगाए, रेडक्लिफ ने केवल और केवल लाहौर पाकिस्तान को इसलिए दे दिया क्योंकि कोई बड़ा शहर पाकिस्तान के पास नहीं था, इसलिए वो भारत का हिस्सा ना होकर वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। और इसी इंटरव्यू के दौरान रेडक्लिफ ने मुसलमानों के साथ भेदभाव वाले आरोप पर भी सफाई दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि मैंने तर्कों से हटकर उन्हें लाहौर सौंप दिया, जो भारत का हिस्सा होना चाहिए था। बंटवारा करने में मैंने हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों का पक्ष लिया, यह खुद रेडक्लिफ ने कहा। अंग्रेजों ने भले ही भारत का बंटवारा कर दिया था, लेकिन उन्हें भी पता था कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। ये बातें द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड माउंटबेटन किताब में मिलती है। इसमें माउंटबेटन ने जिन्ना को कहा था कि दीमक लगा पाकिस्तान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। दरअसल जिन्ना ने जब मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की डिमांड रखी थी, तब माउंटबेटन ने आगाह किया था कि उन्हें अपंग, बिखरा हुआ और दीमक लगा पाकिस्तान मिलेगा जो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन जिन्ना ने माउंटबेटन को गुस्से में यह तक कह दिया कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे कितना बड़ा या छोटा हिस्सा देंगे, लेकिन जो भी हिस्सा होगा वो मेरा अपना होगा। सोचिए, ये सत्ता का लालच, ये था जिन्ना। भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रश्न ये खड़ा होता है। इससे लेकर 4 दिन पहले यानी कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में बड़ी बातें कही थी। उन्होंने भारत के विभाजन के लिए तो कांग्रेस को ही सीधा जिम्मेदार ठहराया। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? आज ये एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओवैसी ने देश के पार्टीशन का किसे जिम्मेदार ठहराया, वो भी आपको सुनाते हैं। पार्टीशन का जिम्मेदार कौन है? पार्टीशन के जिम्मेदार भारत के मुसलमान नहीं है। पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के नेता हैं। आप किताब पढ़िए इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, वो कितना भागे, कितना दौड़े, सबको जाकर उन्होंने भीख मांगी कि देश का पार्टीशन उन्होंने मत दीजिए। ये गैर जरूरी के मुसलमानों को बदनाम किया था कि हम मुसलमान जिम्मेदार है, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। मुस्लिम लीग ने कैसे एक पाकिस्तान की कल्पना की, कैसे 2 नेशन थ्योरी आई, इस पर बहुत सारे विवाद आप लगातार सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस विभीषिका का दंश आखिर भारत ने झेला तो झेला क्यों, गुनहगार कौन? हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से सांसद महोदय राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत सर आपका। इंडिया टीवी पर राजधर्म में हम चर्चा करेंगे। अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस की ओर से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत अतुल जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत करते हुए राकेश सिन्हा जी, सबसे पहले तो दर्शक यही समझना आपसे चाहेगा, आज सरकार ये कहती है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की आवश्यकता है। हम अपनी स्मृतियों में ऐसे नरसंहार को, ऐसे विभाजन को, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मां भारती की भुजाएं काट दी गई, हम उसकी चर्चा क्यों करें?
देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की बात कही, तो उसके पीछे लाशों की संख्या गिनना या विस्थापितों के आंकड़े को जानना ये एक छोटा आयाम है। इससे ज़्यादा बड़ा आयाम क्या है कि जिस देश में लोग 10,000 वर्षों से साथ साथ रह रहे थे, हमारी साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझा इतिहास था और लोग सामुदायिक जीवन जी रहे थे, आखिर किन प्रवृत्तियों और किन ताकतों के कारण लोग खून के प्यासे बन गए? आखिर वह ताकत कौन थी और उस ताकत और प्रवृत्ति का जन्म कैसे हुआ, किसने उसमें खाद पानी डाला? यह जानना, इतिहास को जानना है, यह जानना, इतिहास को समझना है, जिससे इस प्रकार की घटना जो दुनिया की सबसे बड़ी अमानवीय घटना है नहीं हो। बिना युद्ध का युद्ध हुआ, युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, युद्ध हुआ, कत्ले आम हुआ, 1 लाख हिंदू महिलाओं का अपहरण हुआ, छोटे बच्चों की नृशंस हत्या हुई, महिलाओं के सम्मान पर आक्रमण हुआ। इन बातों से इतर उस प्रवृत्ति ताकत को, एक बात जो मैं यहां जोड़ना चाहता हूं, भारत एक प्रयोग धर्मी देश है। इस भूमि पर जो लोग रहते हैं अपनी अपनी जीवन पद्धति, खान पान, रहन सहन, कपड़े और यहां तक कि दर्शन, यहां तक कि धर्म गुरु, यहां तक कि धर्म ज्ञान की पुस्तक निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई एक दूसरे को बाध्य नहीं करता है। इसी कारण से इसको एक प्रयोगशाला कहते हैं, विचारों की प्रयोगशाला कहते हैं, इसी को आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। आखिर इस आइडिया ऑफ इंडिया पर प्रहार कैसे हुआ? कभी गजनी आया, कभी गौरी आया, कभी चंगेज खान आया और अंत में जिन्ना आया। और उस जिन्ना को बढ़ाने वाले कौन लोग थे? एक बात इतिहास में गौर करना चाहिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस दिवस को मनाने के लिए, तो उसके पीछे क्या बात है। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। 3 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार कर लिया, हिंदू मुसलमानों के इलेक्टोरेट को अलग कर दिया, विभाजन की तो वही बीज पर गया। 7 साल बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट कर लिया। और जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पर विभाजन होगी, भस्मासुर इतना बड़ा हो गया कि उस विभाजन को रोकने की क्षमता न नेहरू में थी न गांधी में थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्ता के लिए इतने आतुर थे, इतने व्याकुल थे, जब गांधी का एक प्रस्ताव आया कि जिन्ना देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो जवाहरलाल नेहरू तिलमिला उठे। उन्हीं की पार्टी में आचार्य जेबी कृपलानी, जो कांग्रेस के 47वें अध्यक्ष थे, विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया था। महात्मा गांधी विरोध में थे। आखिर विभाजन के पक्ष में जवाहरलाल नेहरू उन खलनायकों के बीच में क्यों शामिल हो गए? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा शब्द आपने इस्तेमाल किया, खलनायक। देखिए, खलनायक कौन है अतुल जी? क्योंकि सीधे सीधे राकेश सिन्हा जी आरोप लगा रहे हैं कि जब महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे लाश पर बंटवारा होगा, इसके बावजूद वो कौन खलनायक थे जिन्होंने बंटवारा होने दिया? और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि सत्ता की लोलुपता ने जवाहरलाल नेहरू को बाध्य किया कि वो ये बंटवारा होने दे। राम मनोहर लोहिया के वर्ड्स मैंने यहाँ पर कोट किए। अतुल जी, ये जहरीला प्रोपेगेंडा है जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पहले से चलाते आ रही है। मैं सिन्हा जी के ही बात को आगे खींचूंगा। 1906 में जब 1907 के इसमें सूरत में विभाजन हुआ, 1908 में लोकमान्य तिलक, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक, ये कांग्रेस के देश के बड़े नेता थे। उसमें से लोकमान्य तिलक जी को 1908 में 6 साल की सजा हो गई थी, यही राजद्रोह कानून में। और 1909 में मोर्ले मिंटो पैक्ट, मैं आपको नाम के साथ बताता हूं और ज्यादा पूछोगे तो और अंदर जाके बताऊंगा कौन कौन था। तो उन्होंने पहली बार मुसलमानों को राजनीतिक आरक्षण दिया 1909 के पैक्ट में। 1916 के पैक्ट में कौन था? लखनऊ में जो पैक्ट हुआ वो मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में हुआ। और नेता कौन थे? नेता थे लोकमान्य तिलक, एनी बेजेंट और मोहम्मद अली जिन्ना। और इन्होंने जो दिया था वो बाद में नेहरू जी और गांधी जी इन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि इस तरह का 3/4 और 2/3 आरक्षण और कोई भी कानून बनाने में अधिकार नहीं दिया जा सकता। हम समानता की स्तर पर जो है वो लाया। फिर क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ? मैं तो क्रिप्स मिशन वो भी छोड़ दूंगा, वेवेल प्लान भी छोड़ दूंगा, लेकिन कैबिनेट मिशन के वक्त क्या हुआ था? और वो दौरान दो दौर जो था, जो एक निर्णायक लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे 1942 की, तब सावरकर जी की हिंदू महासभा ये मुस्लिम लीग के साथ बैठी थी, जिन्होंने अलग पाकिस्तान का ठहराव तो 1940 में कर लिया था। 1940 में ही कर लिया था। उनके साथ 3 जगह सत्ता में थे ये लोग। पश्चिम बंगाल में थे, सिंध में थे, पंजाब में थे। और
1942 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अंग्रेजों को खत लिखकर कहा था कि इन गुंडों के खिलाफ, कांग्रेस के गुंडों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मुझे आप परमिशन दीजिए। लेटर है, ये खत है। और उसके बाद सावरकर जी ये ऐलान करते हैं, हिंदुओं से विनती करते हैं कि आप अंग्रेजी आर्मी में शामिल हो जाइए, क्योंकि आजाद हिंद सेना जो है वहां से लड़ रही है। उसके ऊपर सिंगापुर टीवी से, सिंगापुर रेडियो से सुभाष चंद्र बोस इन्हें आगाह करते हैं, जिन्ना जी और सावरकर जी को, कि आप जिस तरह से हिंदू मुसलमान का खेल यहाँ खेल रहे हो, जिस तरह से टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हो, उस बात को इतिहास में काले अक्षर से लिखा जाएगा। इतिहास इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। ये रेडियो से कहा था। और जो 14 अगस्त की विभीषिका बताते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी एक बात छुपाते हैं। झूठ बोलने का तो उनको आदत ही है, 2-4 बार झूठ तो हम पकड़ ही लिए। मिजोरम का झूठ अभी रिसेंटली बोला, जेरी को बताया ना उन्होंने, मिजोरम टूट रहा था देश से, ये नहीं बताया उन्होंने, गलत बात, झूठ बात बताई। उसी तरह 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, जब क्रिप्स मिशन में नेहरू जी ने विरोध किया था, किसी भी तरह का ए, बी और सी प्लान है, उसमें धर्म के नाम पे बहुलता को मान्यता नहीं दी जाएगी करके वो मिशन का प्लान ठुकरा दिया था, जिसमें अतुल जी आपने क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे की बात कर दी है, तो मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे कैसे बंगाल में रहने वाले हिंदुओं पर गाज बनकर गिरा, उसकी अभी मैं जिक्र करूंगी आगे। लेकिन देश आज विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मना रहा है और इसे लेकर सीनियर जर्नलिस्ट कंचन गुप्ता ने एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से 11 ट्वीट किए। उन्होंने 14 अगस्त के बारे में लिखते हुए कहा, कभी ना भूलने वाला दिन है, साथ ही एक भारत एक राष्ट्र का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने क्या बातें कही, आइए इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखती हूं। उन्होंने कहा, बंगाली हिंदू शरणार्थियों पर हुए यातना का जिक्र। उन्होंने आगे लिखा, विभाजन की वजह से बंगाली हिंदू शरणार्थियों को जो यातना सहनी पड़ी। साथ ही उन्होंने नेहरू पर यह भी आरोप लगाया कि नेहरू जी ने हिंदू शरणार्थियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उन्हें तुच्छ समझा, उन्हें एड्रेस नहीं किया। उन्होंने आगे लिखा कि नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया में हिंदू शरणार्थियों के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने ये भी लिखा, बंगाली हिंदुओं को जिस भयावहता का सामना करना पड़ा, उसकी शुरुआत नोआखली में हिंदुओं के नरसंहार से शुरू हुई थी और भारत आने पर नेहरू ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।